60 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। क्या होता है, 60 क्वेश्चन भी लगभग हो जाते हैं। तो काफी बहुत सिंपल पेपर आता है, ज्यादा टफ नहीं आता। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, चैप्टर वाइज पढ़े हैं, बुक के पीछे का क्वेश्चन तैयार किया है और लास्ट में जो 200-250 क्वेश्चन दिया उसको तैयार किया है, तो शायद लगभग एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं चाहिए। प्लस आपका जोलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब तो आपका अच्छा रोल है। जैसे जोलॉजी बॉटनी में आप जितना याद कर लेंगे, जितना ऑनलाइन क्वेश्चन रट लेंगे, उतना आपका फायदा रहेगा। क्योंकि वहाँ आपको समझ लीजिए यूपी कैटेगरी में केवल वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं जो 2 से या 2.5 लाइन में हो, बाकी सभी क्वेश्चन 1 लाइन में रहते हैं। उसका आंसर भी तुरंत एक बार पढ़ोगे तुरंत उसका आंसर आ जाना चाहिए। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री तो लगभग बहुत सिंपल आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता। आक्सीकरण संख्या निकालना हो सकता है, बाई चांस कभी एक पूछ सकता है, IPSC नेम पूछ सकता है। एक रिएक्शन तो आना से हो रहा है, क्योंकि जब मेरे यूनिवर्सिटी पेपर बनाया तो एक क्वेश्चन ये पूछा था रिएक्शन में कि कैल्शियम कार्बाइड के जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिलिक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्केन का सूत्र क्या है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जैसे पूछ लेगा इस बेस पे दे सकता है कि C2H4 दे सकता है, C2H4 या बाबा जी का वो उठा दो मगिया, ऐसे दे सकता है। ये निम्न से कौन सा एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है। इसके तो पीछे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। लगभग ये टारगेट बनाइए कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो और कम से कम क्वेश्चन यहाँ पर हम गलत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है जो हमने गेहूं की तरफ से उठाया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप सबको पता ही होगा गेहूं का बोटेनिकल नेम जो क्या होता है, ट्रेटिकम स्टियम होता है। क्या होता है, ट्रेटिकम स्टियम होता है। ट्रेटिकम स्टियम होता है। फैमिली आप सबको पता ही होगा, फैमिली आपको क्या होता है, तो पोएसिया ग्रेमी होता है। क्या होता है, पोएसिया ग्रेमी। पोएसिया जो हमारा पुराना नाम है, क्या पुराना नाम है, और ग्रेमी क्या है, नया नाम है। तो फैमिली है पोएसिया ग्रेमी। ओरिजिन प्लेस आप सबको पता ही होगा, साउथ वेस्ट एशिया। ये क्वेश्चन तो कैटेगरी में लगभग पूछा गया है। साउथ वेस्ट एशिया, गेहूं का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया, जिसे बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया बोला जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, देखते हैं। पानी ले आना इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लगभग चना की खेती के बारे में दिया। पहला क्वेश्चन जो है चना की खेती के बारे में दिया है। क्या है, चना। अब इसका आ जाता है कभी कभी साउथ वेस्ट एशिया दे देता है या अफगानिस्तान। क्या दे देता, अफगानिस्तान। तो चने का उत्पत्ति स्थान जो होता है साउथ वेस्ट एशिया में माना जाता है और अफगानिस्तान भी माना जाता है। क्या माना जाता है, अफगानिस्तान भी कहीं दिया रहता है। तो ये होता है। अब इसमें ये सबसे ज्यादा मात्रा पूछा जाता है, प्रोटीन की मात्रा। इस चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाता है। कितना पाई जाता है, 21% पाई जाता है। अगर वही मटर में पूछ लेता, किसमें, मटर में प्रोटीन की मात्रा पूछ लेगा तो 22.5% पाया जाता है। कितना, 22.5% पाया जाता है। और ताजे हरे दाने में मटर में प्रोटीन की मात्रा तो 7.2 होता है। कितना होता है, 7.2% होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन तो चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 21%। कितना हो जाए, 21%। मटर में प्रोटीन की मात्रा 22.5%। अगर वही पूछ लेता कि मटर के ताजे हरे दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो मटर के ताजे हरे दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 7.2%। जैसे ताजे हरे दाने क्या होता है, जैसे हमारी जो वेजिटेबल सब्जी वाली मटर होती है, हमने खेत में बुआई किया उसके बाद उसको तोड़ के लाते हैं। क्या, तोड़ के लाते हैं। अगर उसमें देखा जाता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें होते हैं 7.2%। कितना होता है, 7.2%। और जो हमारी दाल वाली मटर होती है, कौन सी, दाल वाली मटर आप सब देखे होंगे, जो मतलब खेत में काफी वैसे बो दिया जाता है, उसके बाद वो पकने के बाद जब पक जाता, सफेद कलर का हो जाता पकने के बाद हल्का सा, तो वो उस मटर में प्रोटीन की मात्रा होती है 22.5% होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया चना की वैरायटी या प्रजातियां जो महत्वपूर्ण है। जैसे पूसा 256, ये भी वैरायटी महत्वपूर्ण है। इन्हें समय से बुआई के लिए, जो बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय पे वैरायटी उपलब्ध होनी चाहिए, तो कौन कौन सी वैरायटी है, पूसा 256। कौन सा जो पूसा 256, अवरोधी क्या हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा। सूर्या क्या हो जाएगा, सूर्या। और सूर्या वैरायटी एक और हमने आप सबको जब ग्राफ पढ़ाया था तब बताया था, सूर्या और किसकी वैरायटी, पपीता की है। किसकी हो जाएगी, पपीता की वैरायटी है प्रजाति है। अब ये कहां से विकसित की गई थी, IIHR
आईसीएआर का आपका पूरा नाम पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक बंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक बंगलोर में स्थित है। तो सबसे ज्यादा ये वैरायटी कई बार पूछा गया कि अवरोधी प्रजाति है, तो अवरोधी किसकी प्रजाति? चना की। ये किसके प्रति अवरोधी होती है? बिल्ट या उठा रोग के प्रति। ये ध्यान रखना, जो चने में बिल्ट या उठा रोग लगता है, क्या बिल्ट या उठा रोग जिसे बोला जाता है, उसके प्रति क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी। इसमें ये बीमारी नहीं लगती, बिल्ट या उठा रोग, उसमें ये बीमारी नहीं लगता है। तो पूसा 256 अवरोधी सूर्या सद्भावना, हाँ ये भी वैरायटी महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा। उसके बाद होगा चमत्कार। क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा। ये सब वैरायटी महत्वपूर्ण है। ये आप देख लीजिएगा, और प्लस किताब में अगर आप देखोगे चैप्टर के पीछे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और दिया हो वैरायटी से संबंधित, तो उसको जरूर वहां से याद कर लेना। तो चना में प्रोटीन की मात्रा 21% हो जाएगा। कितना? 21% हो जाएगा। समय से बुआई की जाने वाली चना की प्रजाति पूसा 256 हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा, सद्भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस क्या पूछा जाता? अफगानिस्तान। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां अगर पूछ लेता है, अब देखो काबुली चना कौन सा होता है? काबुली चना आप सब देखे होंगे, जो सफेद चना होता है। क्या होता है? सफेद चना होता है, जो छोला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? जो सफेद चना होता है छोला बनाने के लिए, देखो इसको सफेद चना भी कहा जाता है। अब देखोगे गांव में जो छोला बनाते हो काबुली चना से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? काबुली चना से ही बनाया जाता है। अब काबुली चना का जो बोटैनिकल नेम होता है सिसर काबुलियम होता है। क्या होता है? सिसर काबुलियम। क्या हो जाएगा? सिसर काबुलियम हो जाएगा। इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र की संख्या पूछ लेगा तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अगर इसमें पूछ लेता है टेस्ट वेट, कि काबुली चना का टेस्ट वेट क्या होता है। अब देखो यहाँ में 2 चीज पता होना चाहिए, एक टेस्ट वेट, दूसरा सीड इंडेक्स। अब टेस्ट वेट क्या होता है इसको आप सबको बता देते हैं। एक बार लगभग हो सकता बताए हो, तो दोबारा एक बार बता दे रहे हैं कि 1000 दानों के भार को इस टेस्ट वेट कहा जाता है। क्या? 1000 दानों के भार को, 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो ये तो हर जगह आपका काम देता है कि टेस्ट वेट किससे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। अब जो हमारा सफेद चना होता है, इसका अगर टेस्ट वेट देखेंगे, क्या देखा जाता है? टेस्ट वेट। इसका दाना काफी बड़ा होता है। अगर 1000 दाने लेंगे तो इसका जो टेस्ट वेट हो जाएगा वो 375 ग्राम होता है। 375 ग्राम होता है। तो ये ध्यान रखना कि काबुली चना का अगर पूछ लेता टेस्ट वेट, क्या पूछ लेता? टेस्ट वेट। यहाँ पर नहीं दिया तो आप सब नोट कर लीजिएगा कि काबुली चना का जो टेस्ट वेट होता है 375 से लगभग 400 ग्राम के आसपास आता है। कितना हो जाएगा? 375 से 400 ग्राम। तो पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना कि काबुली चना का बोटेनिकल नेम सिसर काबुलियम। क्या हो जाएगा? सिसर काबुलियम। फैमिली आप सबको पता ही होगा, लेग्यूमिनेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? काबुली चना में गुणसूत्र की संख्या 16 हो जाएगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है? सफेद चना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सफेद चना के नाम से जाना जाता है। अब यह तक कि काबुली चना टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। जैसे कोई भी अगर हम सीड ले लेते हैं, 1000 दाना काउंट करके ले लेते, उसका जो वेट करते हैं उसको पहले तौलते हैं, तो तौलने पर जो उसका वेट आता है उसे बोला जाता है टेस्ट वेट कहा जाता है। तो काबुली चना का जो टेस्ट वेट होता है 375 से लगभग 400 ग्राम माना जाता है। अब एक और पूछा जाता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स। अब सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स में यह होता है कि 100 दानों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। 100 दानों या 100 दाने के भार को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, सीड इंडेक्स है। दाने के भार को
सीड इंडेक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना, सीड इंडेक्स कहा जाता है। ये आप बीएससी एमएससी जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आप सबको काम देगा। जो होता है सीड इंडेक्स, ये नहीं अक्सर पूछा जाता। लगभग जैसे अगर हम काफी जैसे एमएससी लेवल का पेपर देते हैं या कोई भी कंपटीशन देते हैं जॉब के लिए, तो बाई चांस पूछा जा सकता है। यूपी कैडर में बहुत कम चांस होता है कि ये पूछा जाए। टेस्ट बेट पूछा जा सकता है, जैसे कभी धान का पूछ सकता है, कभी गेहूं का पूछ सकता है, कभी प्लेरिस माइनर का पूछ सकता है, ये सभी को पूछा जा सकता है। हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए परिभाषा क्या होती है, टेस्ट बेट किसे कहा जाता है और सीड इंडेक्स किसे कहा जाता है। टेस्ट बेट हमने बता दिया। अब सीड इंडेक्स, 100 दानों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीड इंडेक्स कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। काबुली चना के सीसर काबुली 216, इसे सफेद चना कहा जाता है। इसका टेस्ट वेट 375 से 400 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 दाने के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है तो देसी चना। अब देसी चना मतलब जो हमारा चना होता है, एक सामान्य जो होता है चने का बोटेनिकल जैसे पूछ लेता है। केवल चने का, काबुली चना नहीं पूछेगा, केवल चना अगर पूछ लेता है तो सिसर एरिक्टिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिसर एरिक्टिनम। तो देसी चना का बोटेनिकल सिसर एरिक्टिनम, या चने का बोटेनिकल भी पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? सिसर एरिक्टिनम। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 या 14 हो जाएगा। अब इसका देखिए टेस्ट वेट। अब इसका टेस्ट वेट अगर पूछ लेगा कि देसी चना का जो टेस्ट वेट होता है, तो देसी चना की टेस्ट वेट हो जाएगा 150 से 200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 से 200 ग्राम। अब आप सबको टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स के बारे में मतलब आप सबको तुरंत समझ में आ गया होगा कि टेस्ट वेट मतलब क्या कहा जा रहा है और सीड इंडेक्स मतलब क्या कहा जा रहा है। तो देसी चना का बोटेनिकल सिसर एरिक्टिनम, क्रोमोसोम नंबर 14 हो जाएगा। देसी चना का टेस्ट वेट कितना होता है? 150 से 200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 से 200 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ लेता है अगर इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम, इमर गेहूं, तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेहूं का बोटेनिकल नेम तो हमें सामान्य रूप से पता है कि ट्रिटिकम स्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम स्टिवम होता है। लेकिन तो अगर पूछ लेता कि इमर गेहूं का बोटेन, इसी के अंदर स्पेसीज या जातियां आती हैं जिनका पूछ लेता इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या, तो ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, सामान्य रूप से पूछेगा तो ट्रिटिकम स्टिवम हो जाएगा। लेकिन तो अगर वही कंडीशन लगा के पूछ लेगा कि इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम, तो ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। ये हो गया कि हमारा देसी चना का सिसर एरिक्टिनम, क्रोमोसोम नंबर 14, टेस्ट वेट 150 से 200 ग्राम, इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? तो ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अगर भाई पूछ लेता हम मार्कोनी, क्या हो जाएगा? मार्कोनी या ड्यूरम, या इसे बोला जाता है कठिया गेहूं। क्या बोला जाता है? मार्कोनी गेहूं पूछ लेता या ड्यूरम, या पूछ लेता कठिया गेहूं। इसका बोटेनिकल नेम अगर पूछ लेगा तो मार्कोनी गेहूं, कठिया गेहूं या ड्यूरम गेहूं का बोटेनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। ये समझ लेना कि मार्कोनी गेहूं या कठिया गेहूं या ड्यूरम गेहूं का बोटेनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ जाता है कि ब्रेड व्हीट, जो ब्रेड बनाने वाला गेहूं होता है, क्या ब्रेड भी बनाया जाता है। अगर आप सब देखे होंगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रेड लोगे तो उसमें क्या होता है, वो गेहूं से भी कुछ ब्रेड जो होता है गेहूं से बनाए जाते हैं। वो लगभग थोड़ा, अगर आप 10 रुपए का ब्रेड लोगे तो थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, और वैसे आप लेते होंगे 10 रुपए का तो काफी एक लंबे से पैकेट में, और जो छोटा वाला एक छोटा पैकेट आता है वो 10 रुपए में, उसमें ज्यादा 7-8 या 8-9 उसमें ब्रेड लगाते हैं। तो अगर ये वही हमारा गेहूं से भी ब्रेड बनाया जाता है, तो ब्रेड व्हीट या ब्रेड गेहूं का बोटेनिकल नेम पूछ लेगा ट्रिटिकम वल्गेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम
बल्गेयर हो जाएगा। तो ये समझ लेना कि ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल टिटिकम बल्गेयर, इमर गेहूं का बोटेनिकल टिटिकम डाइको कम हो जाएगा, मार्कोनिया ड्यूरम या कटिया गेहूं का बोटेनिकल टिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं के प्रति बाली में दानों की संख्या। देखे हुए कि हमारा जो है ऐसे हमारा गेहूं का ऐसे बना रहता है, इसमें गेहूं की ऐसी बाली ऐसे इसमें दाने लगे रहते हैं, इसमें गेहूं के दाने लगे रहते हैं। तो प्रति बाली गेहूं के दानों की संख्या अगर पूछ लेता कि एक बाली में गेहूं के कुल दानों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है, ऐसे देखो इसमें आप सब इसमें ऐसे। तो प्रति बाली गेहूं में दानों की संख्या, एक बाली में कुल गेहूं के दानों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है, तो 35 से 40 दाने पाई जाते हैं। कितने पाई जाते हैं? 35 से 40 दाने पाई जाते हैं। तो पैंट बदल लो, बहुत गंदा है। अगर पूछ लेता पैंट बहुत गंदा है तुम्हारा। 35 से 40 होता है। कितना होता है? बहुत 35 से गंदा है, बहुत 40 पीछे से। अब एक और ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता रेचिस, क्या पूछ लेता? रेचिस। अब रेचिस क्या होता है? गेहूं में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना आप सब देखे होंगे, जो हमारा गेहूं का फसल होता है इसमें देखोगे जिसमें ये हमारा है, मतलब इसमें जो बालियां ये हमारा से टेढ़ी मेढ़ी पहले ऐसे बना रहता है, आप सब देखे होंगे ऐसे बना रहता है। तो गेहूं की बालियों जिस पर गेहूं की जो ये दाने होते हैं, ग्रेन जो होते हैं सेट होते हैं, ऐसे लगे रहते हैं। तो गेहूं में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है, क्या ऐसी जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है, ऐसी जो बना रहता है, इसमें गेहूं की आती बालियां ऐसे सेट रहती है। तो गेहूं में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है उसे बोला जाता है रेचिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेचिस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है रेचिस क्या होता है, तो गेहूं की बालियों में जिस पर लगे होते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाई जाती है उसे रेचिस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि गेहूं की बाली में दानों की संख्या 35 से 40 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 35 से 40। अब देखो ये तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था तो आप सबको पता है CRI, जिसे क्राउन रोड इरिगेशन या बोला जाता है, क्राउन रोड इरिगेशन भी बोला जाता है। अब गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था ये कितने दिनों पर की जाती है? तो 21 से 25 दिन पे आप सबको पता होगा कितने दिनों पर की जाती है? 21 से 25 दिन पर ये की जाती है। और गेहूं में सिंचाई की सबसे पहली अवस्था भी कौन सी होती है? CRI होता है। कौन सा? CRI, या जिसे बोला जाता है ताजमूल जड़ निकलते समय, ताजमूल जड़ निकलते समय। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को किसने दिया था? तो यहां पर किसने दिया था? तो डॉक्टर BL भारद्वाज ने दिया था। किसने? डॉक्टर BL भारद्वाज ने दिया था। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को किसने दिया, तो डॉक्टर BL भारद्वाज ने दिया था। पहले हमने बता दिया मार्कोनी या ड्यूरम गेहूं का बोटेनिकल टिटिकम ड्यूरम, ब्रेड व्हीट या व्हीट गेहूं का बोटेनिकल टिटिकम बल्गेयर हो जाएगा। गेहूं में प्रतिबाली दानों की संख्या 35 से 40 होती है। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था तो किसने दिया था? तो BL भारद्वाज ने दिया था। किसने? डॉक्टर BL भारद्वाज ने दिया था। गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था तो CRI, कौन सा होता? CRI, जो कितने दिनों पर की जाती है? 21 से 25 दिन में। सबसे पहले जो गेहूं में सिंचाई कौन सी की जाती है? वही CRI की जाती है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं सीड रेट। जैसे देखोगे अगर हल के पीछे हम बुआई करते हैं, क्या हल के पीछे अगर गेहूं की बुआई करते हैं पंक्तियों में, तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। कितना? 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। अगर वो सीड ड्रिल से करते हैं, किससे? सीड ड्रिल से, तो 80 से 100 किलोग्राम लगता है। अगर भाई डिबलर में से, क्या डिबलर या डिबलिंग या डिबलर में से वही बोला जाता है, तो 25 से 30 किलोग्राम लगता है। कितना लगता है? 25 से 30 किलोग्राम लगता है। एक कोई चनाव ध्यान, अगर पूछ लेता है कि डिबलर में खुटियों की संख्या कितनी होती? 27 होती। कितनी होती? 27 होती है। डिबलर की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर HB सिंह ने किया था। डॉक्टर HB सिंह। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि डिबलर में खुटियों की संख्या 27 होती है, डिबलर की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर HB सिंह ने किया था। तो ये हमें सीड रेट यानी बीज दर पता होना चाहिए। अगर मानते हैं ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव से हाल के पीछे बुआई करते हैं तो 90 से 100 किलोग्राम रहेगा। सीड ड्रिल से 80 से 100 किलोग्राम,
डिबलिंग है जिसे डिबलर बोला जाता है, उसमें से बुआई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम इसकी बीज दर लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि धान के खेत में सीधे बुआई के लिए बीज दर। देखे होंगे कि बहुत जगह क्या होता है, धान की नर्सरी नहीं डालते हैं, धान की नर्सरी नहीं डालने की जगह वो उसको डायरेक्ट ऐसे सीधे बुआई कर देते हैं। देखे होंगे कि हल्का सा बारिश हुआ, उसके बाद उसको उठा के उसमें छिड़कावा बीज से बुआई कर देते हैं। तो अगर छिड़काव बीज से धान की बुआई करते हैं तो उस बीज से बीज दर कितनी लगती है? तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि धान के सीधे बुआई के लिए बीज दर कितनी होती है, धान के सीधे बुआई के लिए जो बीज दर होती है वो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो SRI, अब ये महत्वपूर्ण है। SRI को बोला जाता है श्री, क्या बोला जाता? श्री, कभी कभी लिख देगा, ये ध्यान रखना है। और SRI को श्री लिख देगा। और पूछा जा सकता है कि श्री किससे संबंधित है? श्री मतलब माता पिता से नहीं संबंधित है, ये ध्यान रखना। श्री किससे संबंधित है? तो किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। यहाँ पर किससे संबंधित रहेगा? धान से। SRI का पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसकी खोज कब की गई थी? 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में। तो SRI का पूरा नाम, पहले ये ध्यान है, SRI को श्री भी कहा जाता है। ये किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। किस फसल से संबंधित है? धान से संबंधित है। SRI का पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डेवलप्ड इन 1980, मतलब 1980 में इसको खोजा गया था। अब देखो SRI से अगर पूछ लेता धान की बीज दर कितनी लगी है, तो SRI से जो धान की बीज दर होती है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना, SRI से धान की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। SRI से हम पौधों की रोपाई कितने दिनों में करते हैं? इसकी नर्सरी जो होती है कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो 10 से 12 दिनों में तैयार हो जाती है। कितने दिनों में? 10 से 12 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इसमें स्पेसिंग कितना रखा जाता है? तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। क्या? 25 इंटू 25 यानी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट पर। और प्रति स्थान पौधों की संख्या कितना रखते हैं? तो एक स्थान पर एक पौधों की रोपाई करते हैं। क्या? एक स्थान पर एक पौधों की रोपाई की जाती है। आप गेहूं की क्रॉप, धान की क्रॉप उठाओगे, लास्ट में देखोगे तो ये पूरा एक ऐसे पूरा दिया, अच्छे से एक जगह दिया है। तो इसीलिए किताब अगर आप सब पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो उसकी बात अलग है। आजकल पढ़ना कौन चाहता है? डिग्री पे डिग्री सभी लोग लेना चाहते हैं भैया, ठीक है। इस समय डिग्री पे डिग्री मिल रहा है। हाई स्कूल ऐसे पास हो गए, इंटर भी पास हो गए, ग्रेजुएशन भी पास हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहोगे भैया मैं सरकार रोजगार नहीं दे रही है। इंटर वाले बच्चे पास हो गए, कहेंगे भैया बाबा की जय हो। तो भैया पढ़ाई करके पास हो, ठीक है। डिग्री से लेने से कोई फायदा नहीं। आजकल डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ओनली फॉर नॉलेज। क्यों? नॉलेज हो और कंपटीशन आप क्वालिफाई करो, तब समझ लीजिए आपके लिए सबसे अच्छा है। तो ये सारा के बारे में हमने आप सबको बता दिया। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डेवलप इन 1980 में। कब किया गया? तो 1980 में। सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम। पौधों की उम्र कितनी होती है? कितने दिनों पर इसकी हम रोपाई करते हैं? तो 10 से 12 दिनों में इसकी रोपाई कर देते हैं। स्पेसिंग कितना रखा जाता है? 25 इंटू 25 सेंटीमीटर इसको रखा जाता है। प्रति स्थान पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है? एक स्थान पर कितने पौधों की रोपाई करते हैं? तो एक स्थान पर एक पौधों की रोपाई की जाती है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नील हरित शैवाल जिसे बोला जाता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या हो जाए? ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे बोला जाता है नील हरित शैवाल। अब नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसलों में किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले किस में किया जाता है? धान में किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है, जो मेडिकल का आप देखोगे एनएम जेएनएम का जो पेपर होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजीए नील हरित शैवाल का प्रयोग किस में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने देखा था पेपर एक बार, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था।
तो और यूपी कैडर में तो कई बार आया हुआ है। तो बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या हिंदी में बोला जाता है नील हरी शैवाल। ये किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो धान में। किस फसल में? धान में। इसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले ये ध्यान रखना कि बीजीए क्या हो जाएगा? बीजीए जिसे बोला जाए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नील हरी शैवाल हिंदी में बोला जाएगा, धान की फसल में प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका बुशनिंग की क्रिया किसमें की जाती है? धान में। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बुशनिंग की क्रिया की जाती है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंसेक्ट गंधी बग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधी बग कीट किस में लगता है? तो धान में लगता है। किस अवस्था में लगता है? तो दुग्धावस्था में लगता है, मिल्किंग स्टेज। किस अवस्था में लगता है? मिल्किंग स्टेज में। और ये दानों का रस चूसता। क्या? दानों का रस चूसता। तो इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि गंधी बग इंसेक्ट है, ये किस फसल को हानि पहुंचाता? धान को। और किस अवस्था में लगता? तो दुग्धावस्था में लगता है। किस अवस्था में लगता है? दुग्धावस्था में। बुशनिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो धान में की जाती है। किसमें की जाती है? धान में। अब हम आगे देखते हैं। अब ये आ जाता है ब्राउन लीफ स्पॉट। क्या हो जाएगा? ब्राउन लीफ स्पॉट, ये जिसे बोला जाता है धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, जो हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद या कवक के द्वारा होता है। इस बीमारी के कारण बंगाल में आकार आया था 1943 में। कब आया था? 1943 में आया था। अगर आयरिश फेमाइन वही पूछ लेगा, बंगाल फेमाइन, आयरिश फेमाइन, तो आयरलैंड में आया था वो 1845 में। कब आया था? 1845 में। तो यहाँ पे पूछ लेता धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। क्या हो जाएगा? धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। उसके कारक का नाम हो जाएगा हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद या कवक। इसके कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। तो इसमें यह ध्यान रखना कि धान में भूरा पत्ती धब्बा रोग किसके द्वारा होता? कवक के द्वारा। कवक का नाम हेलमोन्थोस्पोरियम ओराइजी हो जाता। कब आया था? 1943 में आया था, जिसके कारण 1943 में बंगाल में आकार पड़ा था। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये जिसे बोला जाता है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। क्या बोला जाता है? जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। ये जेंथ्रोमोनास ओराइजी, क्या हो जाएगा? जेंथ्रोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। देखो यहाँ लिखा पहले बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। क्या ये जीवाणु पत्ती झुलसा रोग अब किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। जीवाणु का नाम जेंथ्रोमोनास ओराइजी। इससे धान के क्रेसक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेसक डिजीज भी कहा जाता है। ये ध्यान है, इससे धान का क्रेसक डिजीज भी अगर पूछ लेता कि क्रेसक डिजीज किसे कहा जाता है? क्रेसक डिजीज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को कहा जाता है, जो जीवाणु द्वारा लगता है। और किस में लगता है? ये धान में बीमारी लगती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोनविले मटर की जो प्रजाति, तो इसकी भी दर अगर पूछ लेता तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। मटर में किस प्रकार का जर्मिनेशन या अंकुरण होता है? तो हमने बता दिया हाइपोजेल। अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, इपीजेल और हाइपोजेल। कितने प्रकार के? इपीजेल और हाइपोजेल। इपीजेल मतलब इमली, इपीजेल मतलब क्या होता है? इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम, अरंडी, ये सब क्या इपीजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण चना, मटर, मूंगफली, आम, इन सब में हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। और मटर में किस प्रकार का? तो हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मटर की पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट प्रजाति कौन सी होती है? पाउडरी मिल्ड्यू क्या हो जाएगा? पाउडरी मिल्ड्यू जिसे बोला जाता है चूड़िल आसिता, इसके प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है। रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी? रचना और अर्का अजीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रत्ना और अर्का अजीत। तो बोनविले मटर की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम। मटर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजेल। मटर की पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट प्रजाति कौन सी हो जाए? रचना और अर्का अजीत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर की बीज दर 75 से 80 किलोग्राम। मटर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजेल। मटर की पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट प्रजाति कौन सी हो जाए? रचना और अर्का अजीत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लेट में बुआई करते, पछेती में बुआई करते, तो समझ लीजिए
ये हमारा है गेहूं, क्या हो जाएगा गेहूं की। गेहूं की देर से बुआई के लिए बीज दर अगर पूछ लेता है तो लगभग 120 से 125 किलोग्राम रहेगा। कितना रहेगा? 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं की पछेती गेहूं की अगर बीज दर पूछ लेगा, क्या पछेती गेहूं की बीज दर पूछ लेगा तो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना? 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था आप सबको पता है, शिखर जड़ बनता से क्राउन रूट इरिगेशन हो जाएगा, जो कब किया जाता है 21 से 25 दिन या 20 से 25 दिन पे इसकी सिंचाई की जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गेहूं का जो मुख्य खरपतवार होता है फ्लेरिस माइनर, जिसे बोला जाता है गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा, या जिसे कहा जाता है नकलची खरपतवार। क्या बोला जाता है? नकलची खरपतवार भी कहा जाता है, या गेहूंसा कहा जाता है, या गेहूं का मामा भी कहा जाता है। तो गेहूं का जो मुख्य खरपतवार होता है फ्लेरिस माइनर या गुल्ली डंडा या गेहूंसा या नकलची खरपतवार भी इसे कहा जाता है। इसका जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम होता है। कितना होता है? इसका जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम होता है। उसके बाद आ जाता है गेहूं में कंबाइन से कटाई करने के लिए दानों में लगभग कितना प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अगर गेहूं की फसल की कटाई अगर हम कंबाइन से करते हैं, किससे? कंबाइन से करते हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होना चाहिए? तो उसमें लगभग 20% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना। ओरिजिन प्लेस आप सबको बता दिया, साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसको पूछा जा सकता है कई बार। अब हम आगे देखते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन कि भारत में टिटगम स्टीम, ये जिसे बोला जाता है चपाती गेहूं, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है? तो टिटगम स्टीम जो गेहूं होता है भारत में, उसका कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? तो 87% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है टिटगम स्टीम। और टिटगम ड्यूरम जिसे बोला जाता है मालकोनी गेहूं या व्हीट बोला जाता है, कामोनी या कटिया गेहूं, ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो ये भारत में 12% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। कितना? 12%। तो टिटगम स्टीम गेहूं भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? तो 87%। टिटगम ड्यूरम या मार्कोनी गेहूं, ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है? तो 12% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, यह क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गेहूं की बहुनी जातियों की खेती कब प्रारंभ की गई थी? भारत में गेहूं की बहुनी जातियों की खेती कब प्रारंभ की गई थी? 1965 में। कब प्रारंभ की गई थी? 1965 में। और गेहूं की बहुनी जातियों के पिता किसे बोला जाता है? डॉक्टर नॉर्मन इबोलाक को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर नॉर्मन इबोलाक को कहा जाता है। भारत में गेहूं की बहुनी जातियों की खेती 1965 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई थी? 1965 में। उसके बाद भारत में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता किस राज्य की? तो पंजाब की है। किसकी है? उत्पादकता आप सबको पता होगा कि प्रति हेक्टेयर जो उपज होता है या उत्पादन होता है उसे बोला जाता है उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। 40 इसमें लगभग, ये पुराना डाटा लगभग इसमें हो गया 50, जो भी सर बताएंगे लगभग 40। और हमारी किताब से जो इंटरमीडिएट रखोगे तो उसमें अभी तक भी 40 दिया है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में गेहूं की बहुनी जातियों की खेती 1965 में प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य की है? तो पंजाब की। किस राज्य की हो जाएगी? पंजाब की। अब हम आगे देखते हैं। गेहूं के पुष्करण को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइक। गेहूं के पुष्करण को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। गेहूं के बीज को या फल को क्या कहा जाता है? तो कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। गेहूं के टेस्ट वेट कितना होता है? तो 40 ग्राम हो जाएगा। कितना? 40 ग्राम। फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 2 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, गेहूं के पुष्करण को स्पाइक कहा जाता है। गेहूं के बीज या फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम हो जाएगा। फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना हो जाएगा? तो 2 ग्राम। अगर वही पूछ लेता धान के पुष्करण को क्या कहा जाता है? तो पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। धान का टेस्ट वेट कितना होता? तो 25 ग्राम हो जाएगा। बासमती जो धान की वैरायटी उसका टेस्ट वेट कितना होता? तो 21 ग्राम होता है। कितना होता? 21 ग्राम होता है। अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 से 22। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि गेहूं में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 से 22। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि धान की, अभी यहाँ पर दिया धान कि धान की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं? 500 से 700 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर हमें धान की 1 हेक्टेयर की रोपाई करना है, किसकी 1 हेक्टेयर की रोपाई करना है, तो कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालेंगे? तो 500 से 700 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में नर्सरी डालते हैं। अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धान की 1 हेक्टेयर की नर्सरी से कितने हेक्टेयर हम धान की रोपाई कर सकते हैं? तो 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से हम 15 हेक्टेयर धान की रोपाई कर सकते हैं। कितने हेक्टेयर की रोपाई कर सकते हैं? तो 15 हेक्टेयर धान की रोपाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 500 से 700 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर की नर्सरी से कितने हेक्टेयर एरिया को हम रोपाई कर सकते हैं? तो 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की हम रोपाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं डैपोक विद किस फसल से संबंधित है। तो डैपोक विद आप सबको पता है धान से संबंधित है। किससे? धान से। इस बीच से नर्सरी 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिनों में इस बीच से धान की नर्सरी तैयार हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया भी है कि डैपोक विद से धान की नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है। धान में बौने पन वाला जीन क्या हो जाएगा? तो डीजी उजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौने पन वाला जीन क्या हो जाता है? तो डीजी उजीन हो जाएगा। तो ये लगभग पूछा गया कि धान में बौने पन वाला जीन तो डीजी उजीन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। धान की म्यूटेंट प्रजाति कौन सी? उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति तो जगन्नाथ और सत्तारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ और सत्तारी। धान के सीधे बुआई की जाने वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी? बाला हो जाएगा, कावेरी, बाला, कावेरी और नगीना 22। तो ये नोट कर लेना। धान की सीधे बुआई की जाने वाली प्रजाति, सीधे बुआई के लिए बीज हमने आप सबको बता दिया कि 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। अब सीधे बुआई की जाने वाली प्रजाति, और सीधे बुआई कब की जाती है? मई लास्ट से हम जून में इसकी बुआई करते हैं। मई से जून में इसकी सीधे बुआई की जाती है। और सीधे बुआई के लिए जो होता है उपयुक्त प्रजाति बाला, कावेरी, नगीना 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा, कावेरी, नगीना 22। विश्व में सबसे पहले धान की बौनी प्रजाति कौन सी और कब खोजी गई थी? तो TN1 है, 1965 में खोजा गया था ताइवान में। क्या? तो विश्व में सबसे पहले धान की कौन सी बौनी प्रजाति कब और कौन सी प्रजाति और कब निकाली गई थी? तो TN1 1965 में जो ताइवान में विकसित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व की जादुई धान किसे कहा जाता है? IRA को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी चमत्कारी जिसे बोला जाता है। विश्व के जादुई धान किसे कहा जाता है? तो IRA को कहा जाता है। और भारत की जादुई धान किसे कहा जाता है? तो जया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जया को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। धान की नर्सरी की रोपाई कब की जाती है? तो समझ लीजिए वही जून से जुलाई, या ध्यान रखना जुलाई से अगस्त में की जाती है। कब की जाती है? जुलाई से। अब जैसा हम नर्सरी की बीज का प्रयोग करेंगे, बुआई करेंगे, वैसा नर्सरी तैयार होती है। अगर लेट करेंगे तो लेट होगा। तो नर्सरी जो बुआई 21 से 25 दिन में इसकी रोपाई, धान की रोपाई करने लगते हैं नर्सरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धान के पौधों की रोपाई कितने दिनों बाद हम करते हैं नर्सरी की बुआई के? तो 21 से 25 दिन बाद। जैसे अगर हमने धान की नर्सरी डाल दी है, क्या होता है? धान की नर्सरी डाल दी है, नर्सरी डालने के कितने दिन बाद उसकी हम रोपाई करेंगे? तो 21 से 25 दिन बाद इसकी हम रोपाई करते हैं। कितने दिन बाद? 21 से 25 दिन बाद इसकी हम रोपाई करते हैं। और ये समान भूमि की, अगर ऊसर भूमि में हम धान के पौधों की नर्सरी बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? जो ऊसर भूमि होता उसमें कितने दिन बाद करते? तो लगभग 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई की जाती है। तो सामान्य से अगर पूछेगा 21 से 25 दिन, अगर वहाँ ऊसर भूमि पूछ लेगा तो 30 से 35 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 30 से 35 दिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे 60-62 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो जो जनरल क्वेश्चन, इसको आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलिए। बाकी हमारा अब जो रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि इसी महीने लास्ट तक जितना भी जो भी कोशिश किया जाए अच्छे से अच्छा आप सबको करा के कोर्स भी लगभग कंप्लीट करा दिया जाए। तो आप सब पढ़ते रहिए अच्छे से और एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते रहिए। जैसे हमने जो भी बताया आप सबको क्वेश्चन, अब जैसे कि हम सोयाबीन में जैसे अगर पूछ लेता है, जो पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन? मध्य प्रदेश में होता है। और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, अगर सोयाबीन के बीज दर अगर मैं सीड रेट पूछ लेता, क्या सीड रेट सोयाबीन की बीज दर अगर पूछ लेता है तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है।
कितना होता है? सोयाबीन की वृद्धि दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सोयाबीन में अगर पूछ ले तो प्रोटीन की मात्रा कितनी हो जाती है? क्या प्रोटीन की मात्रा? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 42% होता है। कितना होता है? 40 से 42%। सोयाबीन में अगर पूछ ले तो तेल की मात्रा, किसकी? तेल की मात्रा, तो 20 से 22% होता है। कितना होता है? 20 से 22% होता है। हड्डी रहित मांस किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है। किसे? हड्डी रहित मांस। तो हड्डी रहित मांस किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है। किसे? सोयाबीन को। सोयाबीन का पोटेंशियल क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अगर वही पूछ लेता कि सूरजमुखी की बीज दर, सूरजमुखी की अगर बीज दर पूछ लेगा तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी सूरजमुखी की बीज दर। अगर वही पूछ लेता मूली की बीज दर, किसकी? मूली की, तो वो भी हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अगर पूछ लेता करनाल बंट, करनाल बंट, अब करनाल बंट बीमारी किस में लगता है? गेहूं में लगता है। हमने बहुत फास्ट आप सबको कंप्लीट करा दिया। हमने समझा भी और क्वेश्चन है तो इसीलिए सर, चलो ठीक है। तो करनाल बंट जो बीमारी लगता है गेहूं में लगता है। किस में लगता है? गेहूं में लगता है। इसको कब देखा गया? तो 1930 में। तो ये ध्यान रखना, कब देखा गया? तो 1930 में करनाल हरियाणा में देखा गया था। कहां देखा गया था? करनाल हरियाणा में। तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है, अगर देखा जाए बंट कितने प्रकार के, पहाड़ी बंट, पहाड़ी बंट हो जाता है, करनाल बंट, जो गेहूं में बंट के प्रकार पहाड़ी बंट और करनाल बंट, ये सब होते हैं बीमारी। तो करनाल बंट गेहूं में लगता है 1930 में।